हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एशियन कंपटीशन क्लासेज वे टू सक्सेस। हम शुरू करेंगे आज के प्रीवियस ईयर पेपर 2016 से 2020 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सभी हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज पॉलिटी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने इससे पहले अनुसूचियाँ पढ़ाई हैं, इसके बाद आज शुरू करते हैं प्रस्तावना। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी और जितने भी क्वेश्चन टीचर्स द्वारा कराए हुए मैं सारे उसमें आज कवर करूंगा। तो बिना देर के हुए आइए शुरू करते हैं। आज का पार्ट का नाम है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना बना से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको चैप्टर वाइज बहुत ही सरल वे में कवर करेंगे, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको फटाफट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना का पहला क्वेश्चन है, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहले मैं इसको धर्मनिरपेक्षता की बात करूं तो इससे पहले मैं आपको प्रस्तावना पढ़ा देता हूं। सबसे पहले आप प्रस्तावना देखेंगे और तब उसके बाद हम चैप्टर जो भी होगा उसको हम कवर करेंगे। देखो पहला काम है ये प्रस्तावना, हम आज पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भारत के लोग समझेंगे इसको। प्रस्तावना है क्या की बात करते हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना ये अमेरिका से ली गई है और इसकी जो फॉर्मेट है, जो भाषा है, जिस लिखने का जो तरीका है उसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि ये हमारा किससे लिया गया है। ये हमारा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। दोनों बातें अलग हैं। प्रस्तावना शब्द को सिर्फ उठाया गया है आपका अमेरिका से और जो लिखने की जो भाषा है उसको उठाया गया है ऑस्ट्रेलिया। जो फॉर्मेट है जिस प्रकार से हमने लिखे थे हम भारत के लोग, ये लिखा किस तरीके से गया है, इस तरीका हमारा उठाया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना को कहाँ से, जो शब्द है उसको कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, और इसकी भाषा है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं इंडियन प्रेमबल की प्रस्तावना की। ये उद्देश्य प्रस्ताव है, सिर्फ पीटी नेहरू ने जो पारित किया था, पीटी नेहरू ने अपनी संविधान सभा के तहत। अब बात करते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मीन्स, इसका अर्थ समझेंगे कि शब्द को, किसका मीन्स क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व मतलब हमारे जो भारत का राज्य क्षेत्र है उस पर हमारा अधिकार हो, किसी दूसरे का अधिकार ना हो, किसी गुलामी में हम न रह रहे हों। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। देखो यहाँ धर्म निरपेक्ष की बात नहीं की गई है, यहाँ पर की गई है पंथ निरपेक्ष की बात एक ही होती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है। पंथ निरपेक्ष मीन्स होता है कि हम किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करेंगे, हमने किसी भी धर्म को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही किसी की धर्म की हम बुराई करेंगे। हमारे लिए सभी धर्म बराबर है और सभी धर्म को हम गले लगाएंगे और किसी भी धर्म की हम अवहेलना अथवा बुराई नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पंथ निरपेक्ष। तो देख दो, बैक चलते हैं। बैक क्वेश्चन है पहला। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखेंगे भारत द्वारा धर्म निरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो कौन सा अधिकार प्राप्त है, अपनी इच्छा अनुसार धर्म का अधिकार। मतलब प्रत्येक भारतीय को यह अधिकार है कि कोई भी धर्म उसको एक्सेप्ट कर ले सकता है। इसमें राष्ट्र कुछ नहीं कहेगा, राष्ट्र ये नहीं कहेगा आप इस धर्म को एक्सेप्ट करो। देखो स्वयं को अवगत करने का अधिकार ये तो है ही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किससे प्रेरणा प्राप्त है। यानी ये कहाँ से लिया गया है समाजवादी शब्द। तो आंसर हो जाएगा आपका रशियन क्रांति, ये रूस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं और जोड़ा कब गया था समाजवादी, ये भी देखते हैं। तो ये जोड़ा गया था आपका 42वें अमेंडमेंट 1976 को। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बार पूछा गया है। और 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है। इसका मीन्स क्या हो गया, यानी हम पूरा संविधान, हमें कोई बाहर का विदेशी हो पूरा संविधान न पढ़ने को मिले, हमें छोटी मोटी बातें, सिर्फ इतनी छोटी सी शॉर्ट में बात की जाए तो हम सिर्फ प्रस्तावना को ही पढ़ लें तो भी हमें पूरे एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है हमारा कि हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार का है। एक बार फिर प्रस्तावना को देखते हैं, एक बार फिर से दोबारा से प्रस्तावना को हम देखेंगे, ठीक है। तो संविधान के निर्माता की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित है। तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। किस में परिलक्षित है, सिर्फ वो प्रस्तावना में परिलक्षित है। देखेंगे निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें, यानी भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। तो आंसर हो जाएगा, देखो भारत एक ईश्वरीय देश है, बिल्कुल नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि हमने प्रस्तावना में लिखा है, प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है भारत में एक निश्चित राज धर्म है। कोई एक निश्चित राज धर्म है क्या भारत में, बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि भारत में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई, सभी धर्मों का भारत मतलब स्वीकार करता है। न्याय केवल देश में रहने वाले भारतीय को दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब ये है, फिर हम दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी की बात अभी आई थी, समाजवादी की बात अभी आई थी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, यानी लोकतंत्रात्मक इसमें सबका इसमें शामिल हो, गणराज्य, गणराज्य में जहाँ का शासन क्या हो, खुद का हो, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने वाली, देखो बंधुता शब्द आया है, बंधुता शब्द सीधा सीधा बोला गया है कि बंधुता शब्द कहाँ से लिया गया था, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, ये फ्रांस से लिया गया है। बंधुता बढ़ाने वाली दृढ़ संकल्प होकर, मतलब ऐसे नहीं कह रहे, हम सब दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, आज देखो संविधान सभा में प्रेमबल है, वो तारीख भी निश्चित है, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, तिथि मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये पूरा एक प्रेमबल है। इसको ही अगर कोई विदेशी बंदा पढ़ ले हमारे संविधान को, तो इसमें से एक ओवरऑल उसको रिव्यू मिल जाता है कि ये संविधान किस किस बारे में बात करता है। तो देखो यह क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को हमारा देश संविधान का, हमारा जो संविधान बनकर तैयार हो गया था। अंगीकृत कब कर किया जाता है? 26 नवंबर को। अधिनियमित 26 नवंबर को। और पारित किया गया, पारित कब किया गया? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्ताव। देखो यहीं से सारे क्वेश्चन पूछेंगे, जितनी एक लाइन में बता चुका हूँ, प्रस्तावना पढ़ा दी है आपको, इसी प्रस्तावना के अंदर सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको इर्द गिर्द मिलेंगे। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता? देखो नहीं बूझा है, इसका मतलब 3 करते हैं और 1 नहीं करता। राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, बिल्कुल सही है भाई, तो चुना ही जाता है हमारे यहाँ पर। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में है, न कि एक ही व्यक्ति में, ये भी सही है। लोगों का, देखो इब्राहिम लिंकन ने कहा भी था, फॉर द पीपल, टू द पीपल और ऑफ द पीपल, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है, उसे हम बोलते हैं लोकतंत्र। ठीक है। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले रहेंगे, ये बिल्कुल सही है, ये हमारे गणराज्य में कहा गया है। देश के सर्वोच्च पद जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है, ये बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ा है और ना हमारे यहाँ ये है कि मोदी अभी पीएम है तो पीएम का लड़का ही पीएम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वंशानुगत मीन्स क्या होता है, मतलब गणराज्य का अर्थ क्या है, पहले गणराज्य समझ लो। गणराज्य का अर्थ ये होता है सिर्फ कि जहां राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, यानी नियुक्त किया जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है, निर्वाचित किया जाता है, इसका अर्थ होता है गणराज्य। एक एक प्रत्येक छोटे छोटे शब्द का अर्थ निकालेंगे हम यहाँ पर। पूरी प्रेमबल आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी, और प्रेमबल से यानी प्रस्तावना से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बिल्कुल गलत नहीं होने वाला। आज मैं सारे क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ यहाँ पर। देखते हैं नेक्स्ट। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र, देखो फिर बात आई, गणतंत्र सूचित करता है, क्या सूचित करता है कि मैंने बताया ना, वही बताया पहले। गणतंत्र क्या सूचित करता है कि जहां पर राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता है, बस इतना सब बताना है। कि किस देश का, जिस देश का प्रधान वंशानुगत होता है, बिल्कुल नहीं। देश का प्रधान संवैधानिक शासक है, बिल्कुल नहीं। देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है, बिल्कुल सही। देश का शासन निर्वाचित, हमारे देश में निर्वाचित तो होके तो जाता है, जो भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को हम कैसे करते हैं, निर्वाचित होके जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, तो आगे तो आपको ये वीडियो पसंद आती है, स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। 2016 में एनटीपीसी के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो देखेंगे, साम्यवाद,
आतंकवाद या विद्रोह, देखो एक बात हमें सबसे पहले नजर आता है, आतंकवाद से क्या प्रजातंत्र की जड़ें समूल रूप से नष्ट की जा सकती है? नहीं की जा सकती। ये आंसर हमारा नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ समय तक के लिए मतलब प्रॉब्लम तो हो सकती है, कमजोर हो सकती है, लेकिन समूल रूप से नष्ट इससे नहीं हो सकती। भाषाओं में विविधता हमारे भारत में ही है, 22 भाषा है, लेकिन क्या प्रजातंत्र नहीं है? बिल्कुल है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। भारतीय जीवन में बदला तो पर डे आता है, तो क्या हमारा प्रजातंत्र चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल आंसर हो जाएगा साम्यवाद। देखो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हम किसी भी देश में लड़ाई करनी है, कुछ भी बड़ा मुद्दा लाना है, तो आप साम्यवाद उठा लो, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान है बहुत ही कठोर, बिल्कुल नहीं। कठोर बिल्कुल नहीं, लचीला बिल्कुल नहीं, अंशतः कठोर और अंशतः भाई जरूरत पड़ने पर कठोर भी है और मुलायम भी है, तो आंसर हो जाएगा डी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य मैंने बताया सबसे पहले ही आया है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मीन्स होता है जिसका कोई धर्म नहीं होता और जो सब धर्म को एक्सेप्ट करता है। तो सभी नागरिक कानून के सामने समान है, बिल्कुल गलत। उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, राज्य स्तर पर उसका कोई धर्म नहीं। जैसे भारत का कोई धर्म नहीं है राज्य स्तर पर, भारत एक हिंदू देश है, गलत है। भारत एक मुसलमान देश है, गलत है। भारत एक सिख देश है, गलत है। क्या है? भारत का कोई इस राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी को समानता है, सभी के साथ आपस में मिलकर रहते हैं, सभी नागरिकों को वोट देने की क्षमता, ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा? उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। देखो गलत कोई चीज नहीं, ये भी गलत अपनी जगह पर सही है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष की बात करिए, शब्द की बात करिए, तो धर्मनिरपेक्ष का मीन्स होता है कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट, गणतंत्र तो होता है। गणतंत्र मीन्स क्या होता है? मैंने पहले बताया था, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्ष पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, आंसर डी। गणतंत्र का मीन्स ही होता है कि जहां पर जो मुखिया होता है, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए, यानी निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट किए आपके लिए, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं प्रीएम्बल से, और यहाँ से बाहर होने का मतलब नहीं बनता। कैबिनेट मिशन योजना के प्लान के अधीन, कैबिनेट मिशन के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य? तो ये आपको पता होगा, ये आंसर थे 389। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि कैसे थे। देखो उस समय जब संविधान सभा बनी थी, कैबिनेट मिशन बनी थी, उसमें संविधान सभा में 10 लाख पर एक कैंडिडेट बनाया गया था। तो इस प्रकार विधानसभा जो बनी थी, तो विधानसभा के सदस्य थे टोटल 292। तो 292 विधानसभा से थे, और जो 93, इसमें 93 और जोड़े जो देशी रियासतें थी, वहां से 93 सदस्य लिए गए थे, और 4 और चुने गए थे। टोटल मिला के 389 सदस्य हो गए थे। तो हमारी जो कैबिनेट मिशन योजना थी, उसके तहत जो लोग थे संविधान सभा में, कितने सदस्य थे? 389। आंसर ए हमारा क्लियर हो जाएगा। बैबेल योजना की असफलता का मुख्य कारण, इसको शिमला सम्मेलन भी बोलते हैं, शिमला समझौता, है ना। तो ब्रिटिश सरकार के समर्थन का अभाव, बिल्कुल गलत। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, यही असफल रही थी बैबेल योजना। जो बैबेल योजना की बात और भी थोड़ा सा कर ले, तो देखो ये बैबेल योजना इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि जो शिमला में बुलाई गई थी, और तत्कालीन जब ब्रिटिश वायसराय थे उस समय, वो लॉर्ड बैबेल थे, और बैबेल के समय ही बुलाई गई थी। वो बुलाई कब हुई थी? 25 जून से 14 जुलाई के बीच बुलाई गई थी 1945 में। ये आपको याद रखेंगे। बैबेल योजना कब बुलाई गई थी? 1945 में। 1946 में तभी तो कैबिनेट मिशन आया, और तभी तो संविधान सभा बना था, जब ये विफल हुई थी इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावित किया गया, क्योंकि एक शुभ दिन था। ऐसा शुभ दिन कहाँ ऐसी बात होती है? शुभ दिन तो सब शुभ ही है। संविधान को रूप देने वालों की इच्छा थी, ऐसा कोई बात नहीं है, इच्छा कोई नहीं थी। एक प्रॉपर कार्ड रहा होगा, जब भी 26 जनवरी को बनाया होगा, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पहले बताता हूँ। अंग्रेज इस तारीख से पहले भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे। भाई वो तो कभी नहीं थे छोड़ने को, फिर भी वो मजबूरी थी उनकी छोड़ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये भी गलत हो जाएगा। आंसर होगा आपका इस दिन 1929 को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। ये भी आंसर गलत है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है या बोर्ड वाले ने गलती की है। देखो था क्या, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। उसकी अध्यक्षता की थी पीटी नेहरू ने, और उन्होंने उस लाहौर अधिवेशन में बोला था कि हम अगले साल से 26 जनवरी से, यानी
31 दिसंबर के बाद 26 दिन बाद ही 26 जनवरी आ जाती है अगली साल 1930 आ गई थी, 29 की तो बात ही था। तो 26 जनवरी 1930 से हम प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और हम अंग्रेजों को बाहर निकाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, अंग्रेज बाहर नहीं निकल पाए, तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया तो गया लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं मनाया गया, क्योंकि अंग्रेज बाहर नहीं निकल पाए थे। तो अंग्रेज निकले थे 1947 में जाके, और 30 से ही हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, है ना, मना रहे थे। लेकिन ये उन्होंने की इच्छा थी कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं। ऐसा नहीं हो पाया, तो उसी दिन को याद करने के लिए, उसी दिन को अवसर करने के लिए, क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान बन गया था, लागू नहीं किया, क्योंकि उस दिन को याद करने के लिए हमने 26 जनवरी को ही मनाया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा वैसे, लेकिन ये प्रॉपर सही नहीं है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, तो आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अम्बेडकर, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो जितने भी क्वेश्चन हमें सबको आपको क्लियर कराऊंगा। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? नेक्स्ट, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? देखो ये 2016 के क्वेश्चन है एनटीपीसी मेंस के। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहाँ गाया? देखो तीनों क्वेश्चन सेम है, एक ही चीज है, तो आपको आंसर हो जाएगा 1950 में। तो बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान सब क्या किया गया? भारत सरकार द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। अब ये बात करें तो पहले सबसे पहले कब गाया गया था? तो देखो सबसे पहले गाया गया था ये 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। अब बात करते हैं समय की, तो इसको पूरा गाने में 52 सेकंड लगती है, इसको शॉर्ट गाया जाए तो सिर्फ 20 सेकंड में ये गाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो आंसर है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन का हम समय भी बताएं तो इसकी समय हो जाएगा 23 मार्च से ये रहा था 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक। 23 मार्च से 15 अगस्त 1947 तक ये रहा था। लेकिन भारत के गवर्नर जनरल के रूप में ये 15 अगस्त से फिर और बना रहा, आगे 15 अगस्त से 21 जून 1948 तक, 1948 तक ये बना रहा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा ये बनना है, याद रखेंगे 1969 को। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? संविधान का एकात्मक लक्षण देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, खंड खंड भारत अखंड हमें चाहिए। खंड खंड भारत, खंड खंड होने के बावजूद हमें कैसा चाहिए? अखंड। को बहुत सारे राज्य हैं, हम यूपी के, कोई राजस्थान का, कोई बिहार का, लेकिन हम कैसे है? सब इंडियन। आई एम इंडियन। ओके। नेक्स्ट तो हम देखते हैं, राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी वहां पर ठप पड़ेगी, तो बिल्कुल ले सकता है। एकल संघ से न्यायपालिका, ये बिल्कुल सही है, एकल संघ से न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बिल्कुल हो सकती है, और ये सभी, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष हैं। देखो फिर मैंने बनाया वहीं से शब्द सब प्रियम्बल से गुजरा है। समाजवाद आया हुआ है, धर्मनिरपेक्ष आया हुआ, कब जोड़े गए थे? ये मैंने बताया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। 1976 में जोड़े गए थे, ये आपको याद रखना। इसी को हम मिनी संविधान बोलते हैं भारत का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है, तो मूल अधिकार बिल्कुल नहीं, नवी अनुसूची बिल्कुल नहीं, निर्देश बिल्कुल नहीं, संविधान की प्रस्तावना नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वरिष्ठ नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। यानी प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वरिष्ठ नागरिकों को मतदान क्या करते हैं हम? प्रजातंत्र कहलाता है। प्रजातंत्र यानी इब्राहिम लिंकन ने कहा था, प्रजातंत्र की डेमोक्रेसी की जो फुल फॉर्म दी थी, वो डेफिनेशन दी थी, वो क्या थी? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है, उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो उद्देशिका क्या है संविधान की? मैंने बताया था कि जो पीटी नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वही संविधान की उद्देशिका थी। तो उसमें कौन कौन शब्द थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष तो नहीं है, देख लो, नहीं तो देख लो उसमें क्या है। उसमें पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, तो ये तो गलत हो जाएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये बिल्कुल इंपोर्टेंट है, हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको प्रेमबल तुमने पढ़ी है,
मुश्किल से 4-5 लाइन की प्रेमबल है, उसी से सारे क्वेश्चन आपके घूमते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? यानी प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किससे लिया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है प्रशासनिक ढांचा। बनाना याद रखेंगे। और संयुक्त राज्य अमेरिका से आपको पता ही है क्या क्या लिया गया है। संवैधानिक देखो प्रेमबल ली गई है, और सर्वोच्च न्यायालय लिया गया है, राष्ट्रपति लिया गया, उपराष्ट्रपति लिया गया है ना, ये सब वहीं से लिया है। न्यायपालिका। रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिए गए। कनाडा से क्या लिया गया? संघ की भाषा, संघात्मक लिया गया है ना, संघात्मक शासन। नेक्स्ट है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? मतलब भारत का संविधान भारत को क्या बोलता है? भारत कौन है? तो राज्य मंडल बिल्कुल नहीं, राज्यों का संघ बिल्कुल। भारत में पहली लाइन में अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब राज्यों को मिले के भारत बनेगा। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव है? मैंने बताया था आपको कि भारत शासन अधिनियम 1935 में का प्रभाव सबसे अधिक था। जैसे 395 धाराएं हैं तो उसमें 250 धाराएं वहीं से ग्रेड की गई हैं। तो मेन आंसर हो जाएगा आपका ए। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ है? संविधान बनाना चाहिए, बनना चाहिए, ये इसका विचार सबसे पहले कहाँ पर आया? किसने इसका विचार दिया? तो आंसर तो हो जाएगा इसका ब्रिटेन ने दिया। लेकिन इसका मूर्ति रूप आकार लागू किसने किया? ये आंसर पूछा था, वो आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। तो लागू किसने किया? यानी मूर्ति रूप किसने दिया? सिर्फ सोच लिया ब्रिटेन ने, लेकिन मूर्ति करके दिखाया अमेरिका ने। किस देश में सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो लिखित संविधान की बात करें तो किसने दिया? अमेरिका ने दिया। तो अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका ने ये विश्व का जो लिखित संविधान है वो कब दिया था? ये कोई बताएगा? बिल्कुल बताएंगे। ये दिया था 1779। कब दिया था? 1789 में ये संविधान बनकर तैयार हो गया था। अमेरिका का कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया था। लेकिन संविधान का निर्माण की बात करें तो निर्माण 1700 पहले ही हो गया था, 87 में हो गया था निर्माण, और पूर्ण रूप से लागू हो गया 1789 में, है ना। तो 4 मार्च को, और 4 मार्च को भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी गवर्नर जनरल के द्वारा। अभी आपको पता है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रथम की नियुक्ति की गई गवर्नर जनरल के द्वारा। ये वीडियो आपका यहाँ पे फिनिश होता है। और हाँ, आपको मैं बता दूं, मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहा हूँ ये आपको 70 से 80% जियो के तो आपको क्वेश्चन यहीं से उठे हुए मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको यहीं से उठाए हुए मिलेंगे। एग्जाम के पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं उन सब में आपको 80% आपका यहीं से प्रीवियस ईयर से कवर हो ही जाता है। तो मैं शाम को एवरीडे आपको ये वीडियो देता हूँ। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर ऑल।